जय श्री राधे बच्चों। अब तक हम लोगों ने जो पुराना पढ़ा टॉपिक पढ़े थे 3। लास्ट ख़त्म किया था मैंने मोलैरिटी के ऊपर। आज का टॉपिक है हमारा मोलैलिटी। सबसे पहले डेफिनेशन पता होनी चाहिए पूरी तरह से। मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान इस बात का रखना है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट है और यहाँ पर सॉल्वेंट किलोग्राम में आपको यूटिलाइज करना है। फॉर्मूले में देखिए, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, मोल पर केजी पढ़ सकते हैं। एक्सप्रेस करते हैं इसे स्मॉल m के थ्रू, और जैसा कि लिखा हुआ उसके हिसाब से इसका यूनिट हो जाएगा मोल पर केजी। तो मोलैलिटी बराबर होगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट। सॉल्वेंट किस में रखना है आपको? किलोग्राम्स में। बहुत आसान सा है, n अपॉन डब्लू पढ़ लीजिए, या n मतलब w अपॉन मोलर मास इंटू डब्लू पढ़ लीजिए। w जो है वो ग्राम में होना चाहिए और ये सॉल्यूट का वेट है, और कैपिटल W इट मस्ट बी टेकन इन किलोग्राम, और ये सॉल्वेंट है और सॉल्वेंट आपको हमेशा किलोग्राम में लेना है। तो बहुत सीधा सा फॉर्मूला हो जाता है, मोलैलिटी इक्वल्स टू वेट अपॉन मोलर मास इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। सिमिलर, अब इसमें जैसे हम लोगों ने जब मोलैरिटी पढ़ाया था तो हमने कहा यदि 1m लिखा है तो इसे क्या कहें पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे MOLAL। यदि m/2 लिखा है या मोलैरिटी 1/2 हो जाए तो उस कंडीशन में क्या लिखेंगे आप? इसे पढ़ेंगे सेमी मोलल। सिमिलरली यदि ये कहीं पर 0.1 लिखा हो तो इसे पढ़ेंगे डेसी मोलल, और 0.01 लिखा हो तो इसे पढ़ेंगे सेंटी MOLAL मोलल। ओके, तो ये था किसका, कौन सा टॉपिक हुआ? मोलैलिटी। अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब लिख लीजिएगा, न्यूमेरिकल एक साथ करेंगे इसके हम। अगला जो टॉपिक आता है दैट इज अब आता है मोल फ्रैक्शन। जैसा कि आप फ्रैक्शन से जानते हैं, फ्रैक्शन मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन बिकम्स अ रेशियो, और मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं चाई से। चाई मतलब ये पढ़ा क्या जाएगा? CHAI। बच्चे क्या पढ़ते हैं जनरली? इसे एक्स पढ़ते हैं, पर सही वर्ड तो इसका चाई है, और चाई के साथ जो भी चाहे पढ़ेंगे। अब मोल फ्रैक्शन मतलब रेशियो। रेशियो कैसे निकालते हैं? एज्यूम कीजिए यू आर टेकन अ कंटेनर दैट हैव A and B टू कंपोनेंट्स हियर। हमने कहा इसका वजन कितना है, मास लिख लेते हैं। मास को क्या लिखा हमने? कहा इसका WA ग्राम है, इसका वजन WB ग्राम है। सेम कंडीशन, हमने कहा इसका मोलर मास कितना है, तो हमने कहा इसका मोलर मास कितना है? मोलर मास हो गया मोलर मास ऑफ A, इसका हो गया मोलर मास B, जो भी गिवन हो। तो मोल्स कैसे निकाले जाएंगे? मोल्स निकालने का तरीका हो गया मोल्स ऑफ ए और मोल्स ऑफ बी। जानते ही हैं सब लोग, बताने की वैसे कोई खास आवश्यकता तो नहीं है। ये आ जाएगा इसका मोल निकालने का तरीका, सीधा सा है। अब आपको निकालना है क्या है? आपको मोल थोड़ा निकालना है, आपको तो निकालना है फ्रैक्शन। वो भी किसका फ्रैक्शन? मोल का फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकाला जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बराबर मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स दैट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। और कंपोनेंट है और लगा लीजिएगा, जरूरी नहीं कि ए और बी दो ही कंपोनेंट हो सकता है और ज़्यादा कंपोनेंट ए बी। ऐसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालेंगे तो मोल फ्रैक्शन मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन डॉट डॉट डॉट। ओके, यदि सी है तो सी भी आ जाएगा। मोल निकालने का तरीका तो वैसे ही रहेगा, पर एक बार ध्यान रखनी है सबको, किसी भी सॉल्यूशन में चाहे उसके कितने भी कंपोनेंट्स हों, उन सब के फ्रैक्शन का सम 1 से ज़्यादा नहीं होता। हमेशा मोल फ्रैक्शन का सम कितना होगा? 1 के बराबर होगा। अब इतना तो इसमें रहा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आगे बढ़ते हैं। आप लिख लीजिएगा,
सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये कि भाई ये बताओ कि इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है ये। एक तो है मोलैरिटी और दूसरा क्या है, मोलैलिटी। दोनों में डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो डेफिनेशन यहां से भी था, मोल इन 1 kg सॉल्वेंट। इसमें क्या है, मोल इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो डेफिनेशन में डिफरेंस है, पर अब आप देखते हैं कि और क्या डिफरेंस है। तो पहला डिफरेंस ये है, देखिए ध्यान से, मोलैरिटी बराबर होता है N/W और मोलैरिटी बराबर होता है N/V। V जो है चेंज होता है, V चेंज विद टेम्परेचर, और जो वेट होता है, वेट इंडिपेंडेंट फ्रॉम टेम्परेचर। अब बताइए, यदि हम सुबह दोपहर शाम देखें तो टेम्परेचर वेदर का कैसा होगा, चेंजेबल है। टेम्परेचर चेंज है तो उस कंडीशन में मोलैरिटी का वॉल्यूम कैसा होगा, बदलेगा। सुबह की जगह सुबह टेम्परेचर कम है तो पार्टिकल पास होंगे, वॉल्यूम कम होगा। आफ्टरनून में टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो पार्टिकल एक्सपेंड करेंगे, गैप बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन किसी भी की सुबह दोपहर शाम टेम्परेचर के साथ लगातार बदलता रहेगा। बट मोलैरिटी में वेट कैसा है, वेट तो कांस्टेंट है। वेट किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर। नंबर ऑफ पार्टिकल सॉल्यूशन में कैसे होंगे, ऑलवेज कांस्टेंट। यदि नंबर ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट है तो बेटा यहाँ पर मोलैरिटी का आंसर कांस्टेंट रहेगा। इसीलिए साइंटिफिक कैलकुलेशन में हम मोलैरिटी को प्रेफर करते हैं मोलैरिटी के ऊपर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बार बार कैलकुलेशन बदलना नहीं चाहिए, कैलकुलेशन कांस्टेंट रहना चाहिए। कांस्टेंट आंसर इसी के मिलेंगे, चाहे टेम्परेचर 0 हो, चाहे टेम्परेचर 100 हो, या टेम्परेचर कुछ भी हो। तो आपको याद क्या रखना है, मोलैरिटी और मोलैरिटी में टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन सा है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कौन सा है, सामने लिखा हुआ है, पढ़ लेंगे आप। अदरवाइज मेरी बातों को दोबारा सुन लीजिएगा। अगली कंडीशन, एक और डिफरेंस है। एक और बड़ा क्वेश्चन बहुत अच्छा सा पूछा जाता है डिफरेंट एग्जाम्स में, मोस्टली अपने बोर्ड एग्जाम में। ये पूछा गया है कि ये लिखा है 1 मोलल, आप जानते हैं MOLAL लिखा है, और 1 मोलर लिखा है। अब ये पूछा जाए विच सॉल्यूशन मोर कॉन्सनट्रेटेड, कौन सा सॉल्यूशन ज़्यादा कॉन्सनट्रेटेड है। कॉन्सनट्रेटेड मतलब गाढ़ा है। तो आप देखें एग्जाम्पल बतौर देख लीजिए, 1 मोलल पढ़ा जा रहा है तो इसका मतलब है 1 मोल इन 1 kg सॉल्वेंट। और इसमें जब पढ़ते हैं कैपिटल M तो इसको पढ़ते हैं 1 मोल इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। दोनों में फर्क इस बात का कि यहाँ पर सॉल्वेंट कितना लेना है आपको, 1 kg, और यहाँ सॉल्यूशन कितना लेना है आपको, 1 लीटर। सॉल्यूशन सॉल्वेंट नहीं, सॉल्यूशन 1 लीटर है। कैसे देखो पहचानो, आपने ये ले लिया एक बर्तन, इस बर्तन में क्या भरा है, 1 लीटर H2O, और वाटर का 1 लीटर 1 kg के बराबर ही होता है। क्यों, कि वाटर के केस में डेंसिटी कितनी होती है, 1, तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी। और डेंसिटी ऑफ H2O कितनी है, डेंसिटी ऑफ H2O 1 है, तो बेटा वॉल्यूम और मास दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। ओके, तो ये मैंने यहाँ से हटाया, पॉइंट समझा दिया मैंने आपको। अब मैंने क्या काम किया, ये यहाँ तक कितना था, 1 लीटर। दूसरा बर्तन ले लिए, थोड़ा बड़ा बर्तन ले लेता हूँ। इसमें क्या भरा, ये पानी इसमें डाल दिया, पहले पानी डाला है H2O। अब इसमें मैंने क्या ऐड कर दिया, कुछ शुगर ऐड कर दी, तो शुगर ऊपर चली गई। तो अब ये जो फाइनल सॉल्यूशन है, पहले क्या लिया है, फर्स्ट लिया है सॉल्वेंट, सेकंड लिया है सॉल्यूट। और जैसे ही आप इसमें सॉल्यूट ऐड करेंगे तो फाइनल टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना होगा, टोटल सॉल्यूशन मोर देन 1 लीटर हो जाएगा। क्यों, पानी का 1 लीटर 1 kg के बराबर है। आपने उसमें क्या किया, पहले पानी लिया, ऊपर से शुगर ऐड कर दी, थोड़ा सा एक्सपेंशन हो गया, तो यहाँ टोटल सॉल्यूशन कितना हो गया, मोर देन 1 लीटर। यहाँ पर क्या करना है, ऐसा नहीं करना है। आपने क्या लिया, वही सेम कंटेनर, ये रहा यहीं पे एक ही ऐसी चीज़ है, 1 लीटर पानी रखा हुआ है। थोड़ा बड़ा कंटेनर ले लेते हैं। पहले आपने इसमें सॉल्यूट लिया फर्स्ट, ये 1 लीटर का मार्क है, और इसमें सॉल्यूट भर दिया। सॉल्यूट भरने के बाद फिर सेकंड इसमें सॉल्वेंट ऐड कर दिया। सॉल्वेंट कितना ऐड किया, कि जब तक फाइनल सॉल्यूशन 1 लीटर ना बन जाए। और फिर इसमें आप देखेंगे ये वाला जो बीकर होता है इनिशियल स्टेज में, यानी पहले था बिफोर
और जब इसे यूज़ किया तो आफ्टर कंडीशन थोड़ा सा इसमें पानी रह जाएगा, यानी कि यहाँ पर पूरा पानी खर्च नहीं होगा, थोड़ा कम खर्च होगा। तो यानी कि यहाँ पे तो मान लेते हैं 100 ml बचा रह गया, तो अब यहाँ पर शुगर कितनी है, शुगर तो सेम है दोनों के अंदर, क्या चीज़ बदल गई, पानी कितना यूज़ किया, यहाँ पे 900 ml यूज़ किया, पानी यहाँ पूरा कितना हुआ, 1 लीटर पूरा यूज़ हुआ है। अब ये बताओ कौन सोल्यूशन ज़्यादा मीठा हो, कन्फर्मली ये वाला। क्यों होगा, क्योंकि इसमें सॉल्वेंट का अमाउंट लेस खर्च हुआ है। पॉइंट समझ में आ गया होगा, तो ध्यान क्या रखना, फिर से पढ़ लो। यहाँ पे क्या लिखा है, 1 kg सॉल्वेंट, यानी पानी का केस है तो पानी 1 लीटर ही यूज करना है। जबकि यहाँ क्या कह रहे हैं, मोल्स इन 1 लीटर, तो 1 लीटर का मतलब सोल्यूशन 1 लीटर, सोल्यूशन 1 लीटर का मतलब आप समझ रहे होगे कि यहाँ पर आपको फाइनल वॉल्यूम सॉल्वेंट का जो खर्च हुआ है वो लेस देन 1 लीटर खर्च होगा। इसीलिए जब पूछा जाए कि विच सोल्यूशन इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड, तो बच्चे का आंसर क्या होना चाहिए, है ना, पूछा है विच सोल्यूशन इज मोर कॉन्सेंट, तो आंसर क्या होगा, आंसर इस वक्त बच्चे का होगा कि आंसर होगा 1 कैपिटल M, बिकॉज लेस अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज यूज। याद रहेगा ना, मोलरिटी और मोलरिटी में यदि पूछा जाए कौन सा ज़्यादा कौन सा गाढ़ा होगा, ये दोनों के मोल्स बराबर हैं, तो कन्फर्मली कैपिटल M, क्योंकि यहाँ पर पानी का अमाउंट लेस देन 1 लीटर खर्च होगा। अब दो चीज़ें और बड़ी आराम से याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है, न्यूमेरिकल बड़ी आसानी से हो जाते हैं। एक तो रिलेशन पता होना चाहिए कि मोलरिटी और मोलरिटी में क्या रिलेशनशिप है, तो रिलेशन बहुत आपको याद करना है बस। M आप जानते हैं, M इज द मोलैलिटी, कैपिटल M आप जानते हैं दैट इज द मोलैरिटी, mm मोलर मास किसका, सॉल्यूट का है, डेंसिटी ग्राम पर ml में आपको यूज करनी है। तो ये रिलेशन था मोलैरिटी और मोलैरिटी के बीच में। एक और रिलेशन है, बड़ा अच्छा सा रिलेशन है, न्यूमेरिकल में बहुत काम आता है, वो इसे ये भी याद रख लीजिएगा कि मोल फ्रैक्शन मोलैलिटी स्मॉल m ये होता है चाई बी इंटू मोलर मास, एक मिनट बेटा, चाई बी इंटू 1000, और दूसरा हो जाता है यहाँ पर चाई ए इंटू मोलर मास ऑफ ए। अब ये क्या है, चाई बी जो होता है दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, चाई ए से मैंने रिप्रेजेंट किया है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, बाकी मोलर एम ए लिखा है तो मोलर मास ऑफ ए बराबर हो जाएगा मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो इतना ये रिलेशन आपको याद होता है, तो ये इससे न्यूमेरिकल थोड़े आसानी से निकल जाते हैं। दो रिलेशन और याद कर लीजिएगा। ओके, वैसे तो देखा जाए अब ये चैप्टर आपका, यानी ये वाला कॉन्सेप्ट आपका एक्सप्रेस का कंसंट्रेशन खत्म होता है, तभी एक और जो सारे रिफ्रेशर्स उसमें टॉपिक दिया होता है उसे कहते हैं नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी का मतलब क्या होता है, नॉर्मेलिटी का डेफिनेशन है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, यहां मोल्स नहीं आते, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यूनिट जैसा कि सामने देख पा रहे हैं, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन लीटर, ये यूनिट आती है। अब इसको हम नॉर्मेलिटी को एक्सप्रेस किससे करते हैं, नॉर्मेलिटी को जो डेफिनेशन लिखा है इसको ढंग से पढ़ो, दोबारा पढ़ो, तो क्या लिखोगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो नॉर्मेलिटी बराबर हम डिस्कशन करते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसके, सॉल्यूट के, डिवाइड बाय वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन होना चाहिए, इट शुड बी टेकन इन द लीटर। अब ये नॉर्मेलिटी तो कोई भी निकाल सकता है, बहुत आसान है निकालना, पर क्या निकालना होगा, सबसे पहले नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना सीखो। तो देखो ध्यान से, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट
नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है तो बहुत आसान होगा, बस कि क्या करो, W ग्राम में लीजिएगा सॉल्यूट का, अपॉन E कर दीजिएगा। अब E क्या है? E इज इक्विवेलेंट मास। E क्या है यहाँ पर? E बराबर इक्विवेलेंट मास। ऑब्वियसली बहुत से बच्चों को इक्विवेलेंट मास निकालना नहीं आता होगा, जिनको नहीं आता उन्हें हम सिखा रहे हैं। यानी पर फॉर्मूला पढ़ा जाए तो यहाँ नॉर्मेलिटी बराबर रिलेशनशिप आ जाएगा W अपॉन E इंटू V। तो आसान सा तरीका होता है, यूनिट आप जानते हैं, मैं लिखा दी ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ओके, पर अब बहुत से बच्चों को ई निकालना नहीं आता, तो पहले ई पे फोकस कर। ई कैसे निकालते हैं? ई निकालने का तरीका होता है, ई मतलब इक्विवेलेंट मास, ऊपर लिखा हुआ है। ई निकालने का तरीका होता है, ई बराबर होता है किसी भी एलिमेंट का मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। अब ये एन फैक्टर परेशान करने लगता है बहुत सी जगहों पर। यदि आपको ई निकालना सीखना है तो सबसे पहले क्या सीखना पड़ेगा? एन फैक्टर। चलिए 1 बाय 1 करके हम कोशिश करेंगे कि इक्विवेलेंट मास कैसे मेजर करते हैं। तो आप यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं ई फॉर एसिड। एसिड के निकालते हैं पहली कंडीशन। तो एसिड के लिए एन फैक्टर बराबर होता है नंबर ऑफ H पॉजिटिव गिवन, कितना वो H पॉजिटिव देता है। अब जैसे एग्जांपल पढ़े, E ऑफ H2SO4। H2SO4 क्या है आप जानते हैं, H2SO4 जब वाटर में जाएगा तो इट विल प्रोवाइड यू ट्वाइस ऑफ H पॉजिटिव एंड SO4 डबल माइनस। अब E कैसे निकालते हैं? मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। मोलर मास है इसका 98 डिवाइड बाय 2, तो इसका इक्विवेलेंट मास आ गया 49। जैसे E ऑफ HNO3 निकाला, बहुत आसान है, इसका मास होता है 63 डिवाइड बाय 1, तो ये 63 आएगा। तो इस तरह से किसी भी एसिड के लिए आप क्या निकाल पाएंगे? इक्विवेलेंट मास। दूसरा E फॉर बेस। तो जैसे आपने एसिड के लिए पढ़ा है तो यहाँ एन फैक्टर का मतलब हो जाएगा, एन फैक्टर मीन्स नंबर ऑफ OH माइनस। कितने OH माइनस उसने लॉस किए हैं? अब जैसे यहाँ देखें E ऑफ NaOH। NaOH का मास होता है 40 और आप जानते हैं इसमें एक OH है तो एक से डिवाइड करो, इसका इक्विवेलेंट मास 40 ही आएगा, 40 ही आने वाला है। E ऑफ ले लिया आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस E। अब कैल्शियम कितना है आप चेक करो, 40 और ये हो गया 74 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, तो कितना आएगा? 37। क्यों आया पहचान रहे हो ना? सेम कंडीशन। यदि सॉल्ट का आ जाए E फॉर सॉल्ट, तो सॉल्ट के लिए क्या करना होता है? आप जानते हो सॉल्ट बहुत सारे, जैसे कैल्शियम क्लोराइड एक सॉल्ट है, तो इसमें 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और 2 यूनिट ही नेगेटिव चार्ज है। तो अब इसको निकालने का तरीका क्या है? तो अब देखते हैं, यहाँ एन फैक्टर का मतलब होता है चार्ज, चार्ज की न्यूमेरिक वैल्यू। चार्ज की कौन सी वैल्यू? न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ चार्ज। अब जैसे यहां ध्यान से देखो तो कितना यूनिट पॉजिटिव चार्ज है? 2। एक Cl पे कितना चार्ज है? -1, तो टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है? फिर भी -2 है। तो अब यहां पर भी रहेगा E ऑफ सॉल्ट बराबर क्या? मोलर मास। मोलर मास कितना है इसका? 111। देख लीजिए, हो सकता है मिस्टेक हो जाए। डिवाइड बाय कितना करना है? 2। क्यों? ये क्या है तो आप 2 पॉजिटिव चार्ज लिखो या उसे आप -2 के साथ। पर चार्ज का हमें क्या लिखना है? चार्ज का टोटल नंबर से मतलब है, चार्ज के नेचर से मतलब नहीं कि पॉजिटिव है नेगेटिव। फिर से देखना ध्यान से, E ऑफ FeCl3। अब FeCl3 में हम देखते हैं तो Fe का एटॉमिक मास 56 होता है, 3 × 35.5। देखो मुझे भी याद नहीं, मैंने सिर्फ इतना ही लिखा। अब इसे डिवाइड किससे करना है? तो यहाँ डिवाइड कर देखो, ये क्या है? FeCl3। इट विल ब्रेक इनटू 2 आयंस, Fe ट्राई पॉजिटिव एंड Cl माइनस। पर Cl माइनस कितने? 3। तो इस पे कितना चार्ज प्लस का है? प्लस का 3। माइनस का चार्ज कितना? माइनस का भी 3 है, प्लस का भी 3 और माइनस का भी 3। तो बेटा इसे किससे डिवाइड कर दो? 3 से। तो इस तरह से क्या निकल के आएगा? सॉल्ट का इक्विवेलेंट मास आ जाता है। ओके, तो हमने किसका पढ़ा? एसिड का पढ़ लिया। हमने किसका पढ़ा? बेस का पढ़ लिया। हमने किसका पढ़ा? सॉल्ट का पढ़ लिया। तो आगे देखें और क्या आ सकता है? और भी कुछ आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है। और हमने कहा अगले केस में आ जाए, तो हमने कहा एलिमेंट, E फॉर एलिमेंट।
एलिमेंट आ जाए तो क्या करोगे, तो एलिमेंट के लिए ई फॉर एलिमेंट का जब आ जाता है तो एलिमेंट के लिए बहुत सीधा सा याद रखना है, वही मोलर मास तो सबका लिखना ही लिखना है, डिवाइड बाय वैलेंसी। अब वैलेंसी क्या है, अब जैसे ई ऑफ Cl लिखा तो Cl का एटॉमिक मास तो 35.5 होता है, डिवाइड बाई 1 कर दिया। ई ऑफ ऑक्सीजन लिखा, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, डिवाइड बाई 2 कर दिया। ओके, तो ये और ई ऑफ सोडियम लिखा तो सोडियम के आउटर सेल में कितने होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, यानी उसकी वैलेंसी कितनी होती है, एक होती है। तो इस तरह से क्या निकालेंगे, एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास मेजर करेंगे। ऐसे ही आयंस आ सकते हैं, इक्विवेलेंट मास फॉर आयंस। आयंस के केस में क्या करेंगे, तो यहाँ पर भी क्या होता है, ई ऑफ जैसे Na पॉजिटिव है तो आपको मालूम है Na का 23 डिवाइड बाई 1 कर दीजिए आप, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाई चार्ज। अब तो समझ में आ जाता है बच्चों को। ई ऑफ कैल्शियम डबल पॉजिटिव लिखा है तो कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है, आयनिक मास भी 40 ही होगा। ओके, क्यों होगा बराबर, एटॉमिक मास पे इलेक्ट्रॉन में मास थोड़ा ना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो क्या घट गया, कुछ नहीं घटा, वजन में तो कुछ लॉस नहीं होने वाला। डिवाइड बाई 2 तो ये कितना आ गया, 20 आ गया। इस तरह से आप क्या करते हैं, इक्विवेलेंट मास फाइंड करते हैं। यदि इक्विवेलेंट मास आप निकाल लेते हैं तो आप नॉर्मलिटी आसानी से निकाल सकते हैं। और क्या होता है, नॉर्मलिटी में भी और पढ़ ली थोड़ा सा। नॉर्मलिटी बराबर क्या पढ़ा है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम चेंज विद टेम्परेचर होता है कि नहीं होता, टेम्परेचर के साथ चेंज होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पर नॉर्मलिटी भी चेंज हो जाएगी। ओके बच्चों, तो ये था पूरा का पूरा एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसके अगले वीडियो में हम इसके कुछ न्यूमेरिकल भी ऐड कर देंगे। ओके बच्चों, मेरे ख्याल से टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। फिर अगले टॉपिक में मिलते हैं।